सम्मानित मंच और मंच के समक्ष मूल निवासी बहुजन समाज के जाबाज साथियों, आप सभी को मूल निवासी संघ की तरफ से मेरा जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। साथियों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो कि इस देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और इस देश के मूल निवासियों के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा विषय प्रतिनिधि सत्र के रूप में आपके समक्ष इस राष्ट्रीय अधिवेशन में रखा गया है। उसमें मूल निवासियों की समस्या और समाधान पर चर्चा, विभिन्न राज्यों में डिफरेंट स्टेट्स में जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में चर्चा करना और उसका समाधान इस मंच से करना, ये विषय का लक्ष्य है। समस्या रूपी जख्म दुश्मन ने दिए हैं, लेकिन अपनों ने भी दर्द कम नहीं दिए हैं। इसलिए भावनाओं में आहत होकर के अगर दुश्मन के दर पर मलहम पट्टी करते करते अपने लोगों पर भी कुछ छींटे मैं मार दूं तो उसमें मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए। और इसलिए जो मीडिया साथी इसको लाइव दिखा रहे हैं, संगठन हित में, समाज हित में और मेरे पर भविष्य में लोग ताने ना कसें, उसको देखते हुए आप लाइव बंद कर दीजिए। नहीं तो कहेंगे कि एक प्रोफेसर उत्तर प्रदेश से आया था, प्रोफेसर है, और इधर से समाज और संगठन पर भी छिट्टे मार के चला गया। तो मैं उससे बचने के लिए पहले आगाह कर दे रहा हूं कि लाइव को भी बंद कर दीजिए अगर ऐसा लगता है तो। साथियों, इस देश में मूल निवासियों के समक्ष समस्याएं हैं और जब तक उन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक पुरखों का जो सपना था इस देश के प्रति, वो सपना और पुरखों ने संविधान के माध्यम से इस देश के भविष्य की जो परिकल्पना रखी है वो परिकल्पना साकार नहीं हो सकती है। और तथागत बुद्ध के मुताबिक अगर हमारे सामने समस्या है तो उस समस्या का क्या है? कारण है। और अगर समस्या कारण लेस है तो उसका समाधान उसके विनाश के साथ होता है। जैसे जानलेवा बीमारी, जानलेवा बीमारी का समाधान कैसे होता है?
जानलेवा बीमारी का समाधान वो जिस शरीर को पकड़ती है, जब तक वो शरीर खत्म नहीं हो जाता तब तक वो समस्या का समाधान नहीं होता। होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि वो कारणलेस है, रीजनलेस है। और अगर कारण पता है समस्या का तो उसका निवारण भी पता है। भारत देश में भारत के मूल निवासियों ही नहीं, बल्कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक और इस देश की समस्या का समाधान उसकी व्यवस्था है अपने पास, है कि नहीं है? उसकी व्यवस्था है ना। कहां पे समाधान होना है इसका? अरे पुरखों ने दिया ना कि ये आपकी व्यवस्था है, यहां पे आपका समाधान होना है समस्याओं का। भारत का संविधान है। भारत का संविधान, उसी संविधान में इस देश के हर नागरिक और इस देश की समस्या का समाधान भारत के संविधान में है या नहीं है? इधर एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, एक दो लोग, है ना? हाँ, चूंकि मैं ना तो सोशल साइंस का विद्यार्थी हूं और ना तो आपके ये विधि लॉ का विद्यार्थी हूं, तो उसका समाधान है। और आप ये क्लेम कर रहे हो कि उस व्यवस्था का निर्माण आपके पुरखों ने किया, और इस देश के आप बहुसंख्यक लोग हो, और फिर भी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? संविधान के माध्यम से इस देश में वर्तमान में संवैधानिक व्यवस्था लागू है। वकील साहब, लागू है ना? संवैधानिक व्यवस्था इधर बता रहे हैं कि लागू है। और जब अगर संविधान लागू है तो फिर उसके बावजूद हमारी समस्याएं नहीं खत्म हो रही हैं। तो इस पर्चे में ये 4 लाइन, 5 लाइन और छठा लाइन आधी लाइन है। इस पर्चे को अगर हमारे राज्य अध्यक्ष का, राज्य से जो प्रतिनिधि कर रहे हैं, 1-2 साथियों को छोड़ करके, अगर इसको पढ़ते और जिस मकसद के लिए इस विषय का निर्माण किया गया है वो मकसद भी समझ में आता है, उस पर बेहतर एक आप समाधान रख पाते इस सभागार में, तो उसमें 2 समस्याएं पॉइंट आउट होती हैं। एक है ब्राह्मणवादी सरकारें और दूसरा है संविधान को अच्छा सा लागू नहीं करना। ये दो ही समझ में आया मुझको। तीसरा अगर किसी को आया तो प्लीज बता दीजिए। तीसरा अगर समझ में आया हो तो बता दीजिएगा इस 6 लाइन में। तो ये जड़ पकड़ में आ गई कि उन्होंने इस देश में संविधान को अक्षरशः लागू नहीं किया, इसीलिए इस देश के हर नागरिक की समस्याएं भी बरकरार हैं और साथ साथ देश की भी समस्या बरकरार है। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं समाधान की तरफ बढ़ता हूं। तो अभी मैं बैठा था तो हमारे जिले सिंह सब्रवाल जी हैं, वो गुफ्तगू कर रहे थे हमसे, बोल रहे थे कि सभी का समाधान संघ है। तो मैंने भी कहा हाँ संघ है, संगठन है। और बाबा साहब भी इसी नागपुर की धरती में एक सभा को संबोधित कर रहे होते हैं 1946 आई थिंक, और उसमें वो बोलते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसके
कारण मिस्टर गांधी और मिस्टर नेहरू जिन्ना के सामने घुटने टेक देते हैं, जबकि वो अल्पसंख्यक हैं, मतलब संख्या में कम लोग हैं, और उसके बावजूद भी मिस्टर गांधी और मिस्टर नेहरू उनके सामने घुटने टेक देते हैं। तो वो बताते हैं कि आपको पता है, वो ऑडियंस को से बोलते हैं कि आपको पता है क्यों ऐसा हो रहा है। और मैं इस देश में एक बड़े समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मेरी वो सुनने को तैयार नहीं। तो बताते हैं क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय एक केंद्रीय संगठन के साथ क्या है, वो संगठित है। और यही कारण है कि मिस्टर जिन्ना और मिस्टर गांधी और मिस्टर नेहरू जिन्ना के सामने घुटने टेक देते हैं, और जबकि इस समाज का कोई भी केंद्रीय संगठन नहीं है। साथियों, संगठन बना देना और संगठन के नाम से चला देना ही सफिशिएंट नहीं है। मैं ट्रेन में था, तब भी मैं लाइव सुन रहा था, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे बामसेब के सभी ऑफशूट्स के। और उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं हमारे मदर ऑर्गेनाइजेशन के, लाइव चल रहा है क्या, कि कैडर का मतलब नहीं पता, हम कैडर बना नहीं पाए हैं। अगर 50 सालों में आप कैडर नहीं बना पाए तो और हमारी जिंदगी का कितना साल जाने वाला है, कितनी पीढ़ियां खपाने वाले हो। मैं बता रहा हूं, संविधान बचाने वाले नहीं चाहिए हमको, जला दो संविधान, खत्म कर दो। हमको संविधान चलाने वाले लोग चाहिए, दोनों में अंतर है। संविधान बचाने वाले अगर आपने पैदा किए तो फिर वो आपको केवल बचाने की लड़ाई लड़ सकता है, उसको चलाने की समझ नहीं पैदा होगी। मैं जब आया, मैं चूंकि जिस संस्थान से बिलोंग करता हूं, उस संस्थान का इस देश के जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, सब में उसका हस्तक्षेप होता है। और मेरी जब समझ ये विकसित हुई तो मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित था, अरे मेरा प्रतिनिधित्व है, स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझको जाने का। और जब उस संस्थान में एंट्री किया तब मुझे पता चला कि ये तो इनिशियल लेवल पे हमको प्रतिनिधित्व मिलता है। उस संस्थान को चलाने के लिए इतनी स्टीयरिंग कमेटियां बनती हैं और उसमें आपका रिप्रेजेंटेशन का मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। है क्या भाई? राज्य का लोक सेवा आयोग के सदस्य इन विश्वविद्यालयों हायर एजुकेशन के प्रोफेसर बनते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या कोई नियमावली? उसका एक रिप्रेजेंटेटिव आता है अब, लेकिन स्वतंत्र सदस्य आता है क्या? रिप्रेजेंटेटिव और स्वतंत्र सदस्य में अंतर है, यह समझिएगा। मैं अनुसूचित जाति ओबीसी का हूं, ओबीसी का रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहा वहां, और एक स्वतंत्र सदस्य बन के जा रहा, दोनों में अंतर है। इसलिए मैं समझ गया कि रिप्रेजेंटेशन एक एंट्री लेवल पर है और उसके आगे रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरा, संगठन ने हमारे सामने जो लक्ष्य रखा वो क्या रखा? व्यवस्था परिवर्तन का।
व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको व्यवस्था सबसे पहले बनानी पड़ेगी। एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है, आप उस सिस्टम को हटा करके दूसरा सिस्टम लाना चाहते हो, तो आपको सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे, करना पड़ेगा। हमने सिस्टम डेवलप किया क्या कोई? खैर अब उसकी जरूरत नहीं है। भारत के संविधान में महापुरुषों ने सारा सिस्टम डेवलप करके रखा हुआ है और भारत का संविधान गारंटी देता है कि इस देश का बहुसंख्यांक उस सिस्टम पर काबिज होगा। और उसके बावजूद भी अगर उस पर हम काबिज नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम संगठित हैं क्या? आपके सामने सारी चीजें फ्लोर हो रही हैं, तो वैसी स्थिति में आपके पास क्या चारा बचता है? तो बाबा साहब फिर वो एक डायरेक्शन दिखाते हैं कि एक समय ऐसा होगा, ऐसा आएगा कि आपके सभी अधिकार क्या होंगे? चले जाएंगे। और उस समय जो आपका सबसे बड़ा सहयोगी होगा वो क्या होगा? संगठन होगा। हम बामसेब के माध्यम से इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना चाह रहे हैं और उसी दृढ़ शक्ति के साथ, पूरे त्याग और समर्पण के साथ। इस पर कोई भी मुझसे सवाल जवाब ना करे। हमने 50 सालों से शिद्दत के साथ आंदोलन चलाया और उस आंदोलन को चलाने के बावजूद भी 50 साल बाद हमारी अगर ये स्थिति है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर संघ और संगठन ही काफी नहीं होता है, बना लेना और चला लेना। दूसरा फिर कि हम बामसेब के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन करना चाह रहे हैं और बामसेब को का संस्थाईकरण, एक संस्थागत नेतृत्व प्रदान करते हुए व्यवस्था परिवर्तन करना चाह रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप के साथ, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप में क्या होता है? कलेक्टिव लीडरशिप होती है, कलेक्टिव, सबका कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल फोर्स होता है और उस कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल फोर्स के साथ वह संस्थान क्या है? ऊंचाइयों पर जाता है। और अगर कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल फोर्स ने बदमाशी की तो फिर क्या होता है? संस्थान का क्या होगा? कुछ बोल रहे हैं? डाउनफॉल होगा। साथियों, इस देश में 2 तरीके के संस्थान हैं। आपने सुना होगा, मैं उसी संस्थान की बात करूंगा जिस संस्थान से मैं बिलोंग करता हूं। उस संस्थानों में नेशनल इंपॉर्टेंस के संस्थान है, नाम सुना होगा। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान नाम सुना है ना सबने? IITs NITs का नाम तो सुना है। उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन, भारत के राष्ट्रीय संस्थान। और
उस राष्ट्रीय संस्थान की डिग्री किसी जो निम्न स्तर का कॉलेज है उसकी डिग्री, दोनों का मूल्य बराबर होता है, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। डिग्री की वैल्यू में बात कर रहा हूं। और उसके बावजूद भी आप और हम अपने बच्चे को कहां पे भेजना चाहते हैं, कहां पे भेजना चाहेंगे? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से क्षमा चाहूंगा सर, 5-10 मिनट में ज्यादा ले रहा हूं, बस आपका 5 से 7 मिनट में बंद कर दूं। कहां भेजना चाहते हैं? नेशनल इंपॉर्टेंस के संस्थान में भेजना चाहते हैं, यह सच्चाई है। और उस नेशनल इंपॉर्टेंस के संस्थान में भेजने के लिए वो बच्चा 2 से 3 साल क्या करता है? तैयारी भी करता है। और नेशनल इंपॉर्टेंस संस्थान का मैं बताऊं 2 वाक्य। डॉक्टर तनुज मेश्राम इसी संगठन के रहे हैं, अभी भी हैं, वो जिंदा हैं लेकिन रहे हैं इस संगठन के। ही इज PhD फ्रॉम बोस्टन यूनिवर्सिटी, और वो मुंबई में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है सर, बट उसका जो स्टेटस है वो इंटरनेशनल स्टेटस है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है बट उसका स्टेटस क्या है? इंटरनेशनल स्टेटस है। और मैं ये कि स्टेट गवर्नमेंट के संस्थान में हूं। मैंने उनको कॉल किया कि सर आपका 10 मिनट का मैं उद्बोधन चाहता हूं इधर यूनिवर्सिटी में, ऑनलाइन आप कर दीजिएगा। तो पता है उन्होंने क्या बोला? मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गया। वो बोल रहे थे कि पहले आप अपने संस्थान का जो प्रोफाइल है उसको भेजिए, और मैं देखूंगा कि आपके संस्थान मेरे लेवल का है कि नहीं बोलने के लिए, तब मैं आपको कंसेंट दे सकता हूं बोलने का। अदरवाइज ये इंस्टीट्यूशन हमको परमिट नहीं करेगा बोलने का। आप समझिए, हम क्लेम कर रहे हैं कि मूल निवासी बहुजन समाज के हम इकलौते संस्थान है व्यवस्था परिवर्तन के, ये क्लेम कर रहे हैं क्लेम समाज में। मैं एक बार सोचा कि अगर वो मेरा प्रोफाइल पूछते मांगते तो बात भी थी, वो संस्थान का मांग रहे हैं प्रोफाइल की, देखता हूं कैसा है। दूसरा वाक्य, IIT खड़गपुर के लाइब्रेरियन इक्विवेलेंट टू प्रोफेसर, वो मेरे साथ थे जब मैंने बताया कि सर मेरा रिसर्च एरिया ये है, तो वो चूंकि लेवल उनका था तो मेरे कंधे पर हाथ रख के हम बात करते हुए जा रहे थे। तो मैंने कहा कि सर ये जो वर्कशॉप है, एक वर्कशॉप मेरे यहां भी ऑर्गेनाइज कर दीजिए। तो बोलते हैं कि सर मैं क्षमा चाहूंगा, हम केवल नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन में ही ये ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपके संस्थान में हम ये ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। समझिए, इसका मतलब यह है कि अगर इस देश में हम ये क्लेम कर रहे हैं कि मूल निवासी बहुजन समाज के हम इकलौते संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है व्यवस्था परिवर्तन के लिए, तो हमारा स्टेटस, हमारा एक्सपेंशन भी उसी तरीके का, फैलाव क्षेत्र भी उसी तरीके का होना चाहिए। ये कार्यकारिणी के सदस्य ही सफिशिएंट नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए। मैं फिर से बता रहा हूं, ये गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट चलाने के लिए जो भर्तियां होती हैं, उस भर्तियों में जो मूल पद दिए जाते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते उस संस्थान को चलाने के लिए। बहुत सारी कमेटियां बनाई जाती हैं और लोगों को रिस्पांसिबिलिटियां दी जाती हैं, जिस पर अपॉइंटमेंट ही नहीं होता है वो ऐसी रिस्पांसिबिलिटी भी दी जाती है। तो इधर मैं 17 सालों से देख रहा हूं, 17 ईयर्स। मैं पहले सोच रहा था हो सकता है यार ये समस्या हो,
बट हम कार्यकारिणी बनाना और कार्यकारिणी बिगाड़ना चला पाओगे क्या? दिल्ली एक छोटा सा राज्य, दिल्ली छोटा राज्य है ना? छोटा राज्य कौन सा है सबसे? गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य। गोवा की का अगर वो सत्ता आ जाए हाथ में, चला लोगे? मैं उत्तर प्रदेश से हूं, उत्तर प्रदेश की सत्ता आज मेरे हाथ में आ जाए, चला पाऊंगा? कितने पैदा करके दिए हैं वहां चलाने के लिए? सत्ता चलाना मजाक बात नहीं है। इसलिए साथियों, संगठन के एक जाबाज कार्यकर्ता होने के नाते मैं सबको समझता हूं कि आप सभी जाबाज कार्यकर्ता हैं और जरूरत के मुताबिक लक्ष्य बड़ा है, व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य है और सत्ता तो बहुत छोटी चीज है। अभी आपको और दिखाता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 बातें कही गई हैं, 3 न्याय की बात कही गई है। वकील साहब 3 न्याय है ना? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस। और अगर इस देश में हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो एक ही अन्याय हो रहा है क्या? पॉलिटिकल अन्याय हो रहा है बस? 2 अन्याय नहीं हो रहे क्या? क्या सोशल अन्याय नहीं हो रहा है क्या? सामाजिक अन्याय नहीं हो रहा है क्या? और आर्थिक अन्याय नहीं हो रहा है क्या? और अगर लगता है कि हो रहा है तो लेट ही सही, हमने सभी तरफ अपने पैर पसार देने चाहिए और एक आर्मी से अगर कोई सदस्य हो तो जानते होंगे, बेहतर जानते होंगे, उस आर्मी का जो पूरा उनका जत्था होता है, क्या बोलते हैं उसको सर? बटालियन। उस बटालियन में सारे एक्सपर्ट होते हैं ना? डॉक्टर भी उसी में होता है आर्मी। वो बंदूक भी चलाता है नहीं? बंदूक भी चलाता है, डॉक्टर भी होता है, ऑपरेट भी करता है, सर्जन होता है, वो भी बंदूक चलाता है। अगर लड़ने की जरूरत पड़े तो बंदूक चलाएगा। हाँ, तो इसलिए ये व्यवस्था परिवर्तन कहना और उसके मुताबिक संगठन खड़ा करना और संगठन खड़ा करके समाज में क्लेम करना कि वी आर ओनली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मूल निवासी बहुजन सोसाइटी एंड वी आर डेडिकेटेड टू चेंज द सिस्टम within the limit of the time, not to be the unlimited time। ये मैं पसंद नहीं करता। तो आओ त्याग और समर्पण एक मैं करता हूं, एक आप करो। मैं यहीं से रिजाइन दे करके चल दूंगा। उस स्तर का हूं, उस स्तर का हूं। संस्थान में यह भी बोलता हूं मैं कि मेरी डिग्निटी हर्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसी नौकरी को लात मारता हूं। सरकार मेरा क्या दे पाएगी? मेरे टैलेंट का रेवेन्यू सरकार दे पाएगी क्या? कौन सी पोस्ट है दे पाएगी? बताइए, इस देश में है कोई पोस्ट? इस देश के हर मूल निवासी का जो टैलेंट है, जो स्किल है, उस स्किल का रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट नहीं पे कर सकती है। मेरा कहने का मतलब ये तात्पर्य ये है, नहीं पे कर सकती है। तो इसलिए मेरे जैसे इस समाज में दर्जनों है, सैकड़ों पैदा कर दूंगा रिजाइन करने वाले नौकरी। लेकिन तुम भी आज ये शपथ लो कि तुम रिजाइन करके आज यहां से निकलोगे व्यवस्था परिवर्तन के लिए। कोई ऐसी घड़ी तुम्हारे सामने ना खड़ी हो जाए, मुश्किलें ना खड़ी हो जाए कि तुम्हें रोटी के लिए मोहताज होना पड़े, तो उस समय मैं तुमको छोड़ दूंगा। ऐसी स्थिति मेरे सामने मत पैदा करना। इसी के साथ जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।